भारत का प्रधानमंत्री कौन है? उस वक्त कोई था, मुझे नाम नहीं याद उसका। कौन चलाता है देश को? तो बोला ये आदमी चलाता है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो बोला ऑस्ट्रेलिया को कौन चलाता है? तो फला आदमी चलाता है। लंदन अमेरिका को कौन चलाता है? बोले फला आदमी चलाता है। फ्रांस को कौन चलाता है? ये। पाकिस्तान को कौन चलाता है? ये। ईरान को कौन चलाता है? ये। अमीरात को कौन चलाता है? ये। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को कौन चलाता है? बोले ये। बोले इस दुनिया को कौन चलाता है? मेरा बाप तो नहीं चलाता, कोई तो होगा जो। मैं आपको बताना चाहूंगा उसके काम में कोई डिफेक्ट नहीं होता। कभी जिंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि लीची के पेड़ पे सेब लग जाए। एरर हो नहीं सकता, एरर की संभावना नहीं है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक बड़ी कमाल की चीज उसने अपने हाथ में रखी हुई है, वो शरीर का विकास तो करता है, बुद्धि का नहीं करता। बड़ा कड़काड़ा है। देखो, शरीर का विकास करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है ना, लेकिन बुद्धि का विकास करना पड़ता है। अगर बुद्धि का विकास भी भगवान करता होता तो सब बुद्ध होते कि नहीं होते। लड़का खड़ा, वो 200 लोगों का वर्कशॉप था। उसने बोला तुमने कभी अनुभव किया है कि होता है? जब तक अनुभव नहीं किया तो मानते क्यों? उसने मुझसे काउंटर किया कि तुम मानते हो है। मैंने कहा यकीनन है। बोला तुमने कभी अनुभव भी किया है इस चीज का? तो मैंने बोला मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। तो बोला फिर कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ईश्वर? फंस गया मैं भी। मरता क्या ना करता, पलट के जवाब दिया। मैंने पूछा जहर खाने से क्या होता है? बोला मृत्यु। तो मैंने कहा तुमको कैसे पता? कभी अनुभव किया है तुमने? हाउ डू यू नो? जहर खाने से क्या होता है? तुमने कभी अनुभव किया? मैंने बोला नहीं, हमने तो अनुभव नहीं किया। मैंने कहा पता कैसे है? बोला जिसने खाई उसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर्स कहते हैं, इसलिए उनकी बात मानते हैं। मैंने कहा जो मर गया उस पर विश्वास कर सकते हो, जो डॉक्टर है उस पर विश्वास कर सकते हो, तो वेद पुराण ग्रंथ अपने अंदर न जाने कितने इंसिडेंट्स बता रहे हैं, उन पे भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता कि कोई तो है जिन्होंने अनुभव किया है। हमने आपने नहीं किया, लेकिन कोई तो है जिसने ऑलरेडी। बोला हाँ। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, अब मुझे बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो? तो उसमें से एक आदमी बोला हम मुंबई से आए हैं सर, है ना, वी बिलोंग्स टू मुंबई। कहाँ रहते हो? बोला अंधेरी में रहते हैं। कहाँ रहते हो? फ्लैट है, अपार्टमेंट है, कैसे हैं? तो बोला फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने कहा कौन से फ्लोर पे रहते हो? तो बोला 5वें माले पे, 5th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा 5वें माले पे रहते हो, श्योर हो? बोला सर 100% श्योर है। तो मैंने कहा नहाते कैसे हो? बोले बड़े अजीब सा सवाल पूछ रहे, नहाते कैसे? बाथरूम में जाते हैं, शावर चलाते हैं, नहाते हैं? तो मैंने कहा पानी शावर में से आता है? बोला आता तो शावर में से है, पीछे टैंकी का होता है। तो मैंने कहा टैंकी का होता है? बोला नहीं टैंकी का नहीं होता है, वो नीचे टैंक में से आता है। पहले म्यूनिसिपैलिटी का पानी टैंक में जमा होता है, फिर 5वें फ्लोर पे, 6ठे फ्लोर पे एक टैंक रखा हुआ है सिंटेक्स का, हमारा कम से कम 1000 लीटर का, वहां इकट्ठा होता है, फिर वहां से पाइप के थ्रू आता है और हम। तो मैंने बोला नीचे टैंक से ऊपर के टैंक में जाता कैसे है? बाल्टी बाल्टी लेके जाते हो? बोला बाल्टी बाल्टी लेके काहे को जाएंगे, मोटर लगाई है, मोटर चलाते हैं तो पानी ऊपर जाता है। तो मैंने कहा मोटर क्यों लगानी पड़ती है? बोला ऐसे जाएगा कैसे, ग्रेविटी जाने नहीं देगी, इतना तो प्रेशर थोड़ी ना होता है कि 50 फुट पे ऊपर चला जाए। मैंने कहा बस यही तुमको सुनना था मुझको।
बोला मतलब क्या है? मैंने बोला ये नारियल का पेड़ है, 50 फुट पे नारियल लगा है, मोटर ढूंढो कि पानी नीचे से ऊपर जाता कैसे। 50 फुट पे वो नारियल लगा है, अब तुमको मोटर ढूंढनी है कि पानी नीचे से, कौन किसका बाप बैठा है नीचे जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है और 50 फुट पे नारियल के अंदर जाके टपका देता है। ढूंढ के लाओ रे, चलो चारों जाओ। वो बोला बात तो ठीक कह रहा है लड़का है, ग्रेविटी मैंने कहा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो 4 में से 2 की विकेट गिर गई। 2 की पेटी बड़ी थी, ताला बड़ा था, समय ज्यादा लगा। 2 ने बोला बात तो जम गई, लेकिन कुछ और समझाओ। चलो, मैंने बोला मैंने तुमको देखा जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने गया रेस्टोरेंट के अंदर, तो तुम लोग नहा रहे थे स्विमिंग पूल में। बोला हाँ सर, हम जरा सुबह सुबह थोड़ा सा नहाते हैं। वेरी गुड। मैंने कहा लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो तुम जिम भी कर रहे थे। बोला हाँ सर, हम पहले जिम किया, आधा घंटा पसीना बहाया खूब दबा के, और अब नहाने घुस गए। मैंने कहा लेकिन जिम करते वक्त मैंने एक चीज तुम्हारी नोट करी। बोला क्या? मैंने कहा बार बार ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? बोला ऐसे ऐसे ये कर रहे थे कि स्वेटिंग होती है तो पसीना बाहर निकलता है। मैंने कहा पसीना बाहर कैसे निकलता है? बोला पोर्स है, पोर्स, छिद्र में से पानी बाहर जाता है। मैंने कहा छिद्र में से पानी बाहर जाता है? बोले हाँ। मैंने कहा जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? बोला बात तो ठीक कह रहे हो। ऐसा कौन सा शटर लगा है साला, ऐसा कौन सा ढक्कन लगा है जिसको पता चल जाता है कि जिम में गया खुल जा और नहा रहा है तो बंद हो जा। अब एक ऐसी कहानी है जिसका मेरी लाइफ पे ना बहुत बड़ा असर हुआ है। 2 किसान होते थे एक गांव में, एक जैसा काम करते थे, दोनों मरे भगवान के पास गए। वहां गए, जा करके भगवान ने बोला कि हाँ बेटा, अब तुम्हें अब क्या बनना है, क्या चाहिए तुम्हें? तो एक किसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में भगवान से बोला कि भगवान क्या घटिया जिंदगी दी थी आपने मुझे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी। देखो मेरी आपने क्या हालत बना दी थी, पूरी जिंदगी बस उस बैल की तरह मैं काम करता रहा। जो भी पैसा कमाता था वो आता था, कोई ना कोई मेरे से लेके चला जाता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ना किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा मिले 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 मिले, हर तरफ से मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, जा बेटा। दूसरा आया, उसको बोला हाँ भाई तुझे क्या चाहिए? कहता भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपसे क्या मांगू? मेरे को एक अच्छा परिवार दिया था, अच्छा खासा मेरे को काम दिया था, अच्छा गांव था, खाने की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी मैं भूखा नहीं सोया। बस एक ही कमी रह गई मेरी जिंदगी में, मेरे दरवाजे पे ना कई बार कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए। बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भाई। दोनों का जन्म हुआ उसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे बस मिले 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 और मुझे किसी को देना ना पड़े, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। देना ना पड़े, बस मिले 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 मिले। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भूखा ना रहे, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी। सिंपल है, अगर आप हंसते रहना चाहते हो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हंसी दो। हंसी दो, इतना आसान है, और कोई तरीका नहीं है। आप गुस्से से देखते रहो सामने वाले को और एक्सपेक्ट करो यार ये मेरे को हंसा नहीं रहा। कैसे हंसाएगा यार? कैसे हंसाएगा कोई आपको? आपको कैसे हंसी मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी? कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दाव पर लगाना पड़ता है यार, है ना। जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे। दाव पे क्या लगाओगे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं ना, राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो चुकी है। राज कपूर की मेरा नाम जोकर सुपर फ्लॉप होगी, बहुत पैसा लग गया, कर्जा आ गया। अब वो राज कपूर बॉबी बना रहे हैं। बॉबी बनाने के लिए पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? अपना घर गिरवी रख दिया। क्या कर रहे हैं? आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया, है ना।
बैंक से लोन ले लिया, गिरवी रख दिया, और अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो सड़क पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं दाव पे क्या लगाया। जो भी आपने एक्टिविटी करनी शुरू की, जिस बिजनेस में आपने हाथ डाला, दाव पे क्या लगाया, सब कुछ दाव पे लगा दिया कि अगर खुदा ना खास्ता वो अभी फ्लॉप हो गई तो राज कपूर साहब सड़क पे आ जाएं। स्टूडियो गिरवी है बैंक के पास, घर गिरवी है बैंक के पास, ऑर्नामेंट्स गिरवी हैं बीवी के बैंक के पास, जो गिरवी हो सकता है, गाड़ी गिरवी है बैंक के पास, सब कुछ जिससे पैसा आ जाए ताकि बॉबी बनाई जा सके, है ना। और फिर जाके मार्केट में काम करना शुरू किया, है ना। साल 2 साल 3 साल लगाए, 3 साल पैसा लगा, 3 साल एफर्ट लगे। उस 3 साल में कितना कमाया होगा जब फिल्म बन रही होगी? 0। और दाव पे क्या लगा हुआ है? सब कुछ। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, डेडली कॉम्बिनेशन, जब सब कुछ दाव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। बस जब ये दिमाग में, खोपड़ी में कॉम्बिनेशन रहता है ना 3-4 चीजों का कि अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ सकता हूं, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आदमी से उसका बेस्ट निकालवा के ले आता है फिर बाहर कि यार देख, यही आखिरी मौका है, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है कि वो 2 राजाओं की में बैर था, बहुत जबरदस्त पुरानी कहानी है, लेकिन है बड़ी मार्मिक, है बड़ी शानदार कि 2 राजाओं में भयंकर बैर था। एक सीमा पे था, एक दूसरी सीमा पे था, दोनों की भयंकर लड़ाई थी और कभी भी एक दूसरे पे अटैक कर सकता था। एक बहुत शक्तिशाली था और एक बहुत कमजोर रहता था। तो कमजोर वालों को एक बार नोटिस आया, कमजोर वालों के पास नोटिस ही आया, गुप्तचर विभाग ने बोला कि फला दिन जो शक्तिशाली राज्य है वो तुम पे अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला, तुम तो नेस्तनाबूद हो जाओगे, तुम्हारे तो अल्ले पल्ले कुछ नहीं। ही वाज मतलब बहुत बड़ा राजा है उसका। और फिर क्या करें? तो मंत्रियों की सलाह हुई, मंत्रियों ने बोला ठीक है, एक ही रास्ता समझ में आता है, पहले तो ये तय करो कि पक्का खबर है कि आक्रमण होगा। तो बोला 100% पक्की खबर है कि बड़ा राज्य तुम्हारे छोटे राज्य पे आक्रमण करेगा, इतनी तारीख को इतने बजे सेनाएं तुम्हारी सीमा में आएंगी और आक्रमण होगा, लड़ाई तैयार है। अब क्या करें? उसने बोला अब एक ही तरीका है। उन्होंने कब आक्रमण करना है? तो बोला 3 दिन के बाद। बोला तुम एक काम करो, तुम आए रात को आक्रमण कर दो, तुम उल्टा मार दो। उन्होंने बोला हम तो वैसे मर जाएंगे भाई, खरबूजा छुरी पे गिरे कि छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो आखिरी में खरबूजे को ही है। तो बोला हम चले जाएं तो क्या होगा? उसने बोला होगा कुछ नहीं, एक चांस लेके देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अटैक किया तो हम मरे, निश्चित है। हो सकता है अगर आज हम अटैक करें, आनंद फानंद में, हड़बड़ी में, वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो शायद हम जीत जाए। तो बोला चलो ठीक है, मरता क्या ना करता, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, है ना, हमारे पास तो अब कोई चॉइस ही नहीं है। तो सेनाएं रात में तैयार हुई और जो सेनापति था जिसने ये आइडिया दिया था, उसने आगे झंडा उठा के आक्रमण की तैयारी करी और सेना ने कूच करना शुरू किया। तो कहते हैं कि एक सेना और एक राज्य और 2 राज्यों के बीच में नदी पड़ती थी जो उन दोनों राज्यों की सीमाओं को बांटती थी। जब वो नदी पार करने के लिए पुल के ऊपर चढ़े और पुल पार करके दूसरे राज्य की सीमा में आ गए, तो सेनापति बड़ा होशियार था, उसने जिस पुल से सेनाएं उतरी थी उस पुल में भी आग लगा दी। तो सैनिकों ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हो? बोला वापस भी नहीं जा सकते, या तो मार दो या मर जाओ, वापस जाने का रास्ता मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं है। तो मरता क्या ना, और दाव पे क्या लग गया जानते हैं? जिंदगी दाव पे लग गई। अटैक किया और जीत गए, अटैक किया और जीत गए। कहना जब दाव पे सब कुछ लग जाता है और आदमी के पास पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, जब वो अपने पुल जला देता है तो सफलता फिर उससे दूर रहती नहीं है। ये सब सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं यार, जो आपको चाहिए होते हैं। जब तक आप दाव पे कुछ नहीं लगाते, होता कुछ नहीं है। आप इमेजिन करो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते।
दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। तो फिर करना क्या है? पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है। कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए। आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का। आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन, वो एक दिन, वो एक दिन। मेरे फादर मदर, वो कहते हैं ना कि जो चीज आप खुद पे अमल नहीं कर सकते वो किसी को बता नहीं सकते। तो मेरे फादर मदर को मैंने बोला तुम सुबह सैर नहीं करते हो, तो उन्होंने बोला तू ही कर ले, बहुत है, हमारे से नहीं होती। मैंने कहा देखो आज तुमको मैं आखिरी टाइम बता रहा हूं, अगर तुमने सुबह से वॉकिंग चालू नहीं करी तो फिर मेरे पास तुम्हारा इलाज है। उसने बोला बहुत देखे, तो ट्रेनिंग हमको मत दे तू। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। नया नया नोट आया था 2000 का, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो मैंने मम्मी से पूछा पापा आज वॉक पे गए? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा तुम गई? नहीं। मैंने कहा इधर आ जाओ। 2000 का नोट लिया। उसने बोला हाय क्या कर दिया? मैंने कहा कल फिर फाड़ूंगा अगर नहीं जाओगे तो। 1-2000 के नोट में 5 किलोमीटर दोनों चलना चालू हो गए, एक नोट में। अरे मैंने कहा मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना नोट फाड़ रहा हूं। उसने बोला ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा मेरे पास यही तरीका है, और मैं इसको बोलता हूं सेल्फ। हिम्मत तो रखो यार, गट्स तो दिखाने पड़े। मैं करता था ये, मैं आपको बताना चाहता हूं जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये मैं पहले से करता हूं। पहले इतना ओपनली बताता नहीं था, अब बताना शुरू कर दिया धीरे धीरे। हम लोग सेल्फ पनिशमेंट क्या बोलते थे? एक हफ्ते का आईडी लॉगिन करना है, 25 नहीं करेंगे 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। तब तो इतना नोट नहीं होता था फाड़ने के लिए। तो सेल्फ पनिशमेंट क्या है? आज का खाना छोड़ देंगे अगर एक हफ्ते का 25 आईडी लॉगिन नहीं होगा तो। अब साला बड़ा खतरनाक पनिशमेंट है, तो 25 करना है कैसे भी करके, मरता क्या ना करता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो वो कहते हैं कि वो जो है ना ऊपर बैठा है कलाकार, वो सपोर्ट करता, देखो पूरी उसके सपोर्ट के बिना तो मैं यहां तक पहुंच नहीं सकता था ना, वो सपोर्ट करता है। तो मैंने एक दिन क्या चैलेंज लिया कि अगर आज मैं 10 आईडी लेके घर नहीं जाऊंगा, मेरे से पूछते हैं सोनू जी आपके काम करने का तरीका क्या है? मेरे से बड़े सारे लोग पूछते हैं कोई तरीका बताओ, तरीका बताओ, तरीका बताओ। तो वो तरीका बड़ा सिंपल सा कन्विक्शन का तरीका है, डिसिप्लिन का तरीका है कि छोटे छोटे टारगेट हैं, आज ये करना है बस। अगर ये नहीं होगा तो सेल्फ पनिशमेंट कुछ भी डिसाइड कर सकता था। तो पनिशमेंट ये थी कि अगर आज 10 आईडी लेके घर नहीं गया तो रात का खाना भी नहीं खाऊंगा, सुबह का भी नहीं खाऊंगा, और दोपहर का भी नहीं खाऊंगा। चलो सेल्फ पनिशमेंट डिसाइडेड। मेहनत करनी चालू की, भाग दौड़ स्कूटर भगाया, और रात तक आते आते 7 साढ़े 7 बजे तक 7-8 आईडी का कैश, मुझे याद नहीं है 7 का था कि 8 का था, कैश इकट्ठा हो गया। उस जमाने में 9,000 रुपए का सेल होता था। अब 7-8 बज गए और आईडी बज गई 3 कम। कहीं कोशिश करी, भागे दौड़े कि साला खाना कैसे नहीं खाएंगे, भूख लग रही सुबह से गए नहीं। 9 आईडी का कैश हुआ। मुझे आज भी वो रात याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं सर 9, साढ़े 9, 10 बजे 9 आईडी का अपना पेमेंट इकट्ठा करके घर पहुंच गया, ये सोच के कि आज साला भूखा सोना पड़ेगा, पूरी कन्विक्शन के साथ। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अगर हार गए ना तो उसका अफसोस ही नहीं मनाते। अगर आपका एक हफ्ता पे आउट कम हो गया ना, आपकी सेहत पे असर ही नहीं पड़ता कुछ। आपको क्या लगता है अगले हफ्ते ठीक कर लेंगे, अगला हफ्ता कभी नहीं आता दोस्त। मैं तो चाहता हूं कि अगर आपका एक हफ्ते का पे आउट ना है ना सर, तो ऐसी पनिशमेंट अपने लिए रख लो कि अगले हफ्ते साला आग लगा डालो।
फेलियर से क्या होता है, हम मैच्योर हो जाते हैं लाइफ में। बिना फेलियर्स के आप मैच्योर नहीं हो सकते, आप हम्बल नहीं हो सकते, आप डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते। क्योंकि एक तरफ से जब मैं आपको कह रहा हूं आपकी पावर्स इनफाइनाइट है, अभी इनफाइनाइट पावर्स ले करके आपने अपनी ईगो को बढ़ा लिया और अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो, पता नहीं अब क्या बन गए अपने माइंड। फिर लाइफ ने आकर के खींच के थप्पड़ मारा आपके कान के नीचे, आप आकर के नीचे गिरे। आपने कहा अरे यार, इसका मतलब जो संदीप महेश्वरी कह रहा है वो बात हमको पूरी तरह से समझ नहीं आई है कि सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है। पूरी तरह से लाइफ में अपने हाथ में कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर काम करूंगा और उसमें सक्सेसफुल होता चला जाऊंगा। ये इमेच्योरिटी है कि मैं कुछ करूंगा और उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा। रियल सक्सेस क्या है, मुझे पता है कि मेरे अंदर से कुछ आ रहा है करने के लिए और मैं उसको कर रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं इसमें फेल भी हो सकता हूं। ये सक्सेस है। आपको पता है कि मैं फेल हो सकता हूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको गारंटी हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं, बेटर और जिंदगी। और ये कैसे आती है मैच्योरिटी? धीरे धीरे फेलियर्स के साथ। आज अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे अंदर ये मैच्योरिटी कैसे है, तो मेरे अंदर से फेलियर्स का डर निकलता। कोई पंगा लेना है बड़े से बड़ा, मैं ले लूंगा। कैसे आए? ये पता नहीं कितने काम करे और कितनी बार फेल हुआ, तो मुझे ये पता है कि मैं कोई भी काम करूंगा, मैं कभी उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कभी फेल हो जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली और वहीं पर मैं जा करके अटक गया, तो मैं पूरी जिंदगी भर के लिए अटक जाऊंगा, मैं उससे आगे कभी ग्रो नहीं करूंगा। दूसरी तरफ से अगर कोई फेलियर आया, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, और मैं वहां जाकर के अटक गया, समझ गए ना मैं मतलब कौन, मेरा जो माइंड है वो वहां पे जाकर के अटक गया कि बस मेरी लाइफ खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई सब, तो मैं ग्रो नहीं, आगे नहीं बढ़ी। तो मुझे क्या गहराई तक समझ आ गया है ये मैच्योरिटी कैसे आई, और ये कैसे आई, थ्योरेटिकली कभी नहीं आई। कुछ किया, उसमें बार बार फेल हुआ, बार बार सक्सेसफुल हुआ, अनलिमिटेड चीजों में सक्सेसफुल हुआ, अनलिमिटेड चीजों में फेल हुआ। अब ना मेरे अंदर सक्सेस का कोई लालच रह गया है, ना फेलियर का डर रह गया है। तो अब मुझे अगर कुछ भी करना है और मुझे सही लग रहा है, मुझे कौन रोकेगा? इसको आजादी बोलते हैं। ये लाइफ का अल्टीमेट होना चाहिए। उनको मुझे दिखाना है, इस दुनिया को मुझे दिखाना है। यही होता है, ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। जिसको ये बात बारीकी से समझ आ गई कि इस दुनिया में मैं कुछ नहीं बदल सकता, इस दुनिया में लोगों को नहीं बदल सकता, बाहर सिचुएशंस को नहीं बदल सकता, मेरे साथ क्या होने वाला है उसको मैं नहीं बदल सकता, खुद को पूरी तरह से बदल सकता। वहां मेरा 0% कंट्रोल है और खुद के ऊपर 100% कंट्रोल है। खुद मतलब क्या? मेरे माइंड के, मेरी बॉडी के, मेरे इंटेलेक्ट के, मेरा 100%। कोई मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, मेरे इंटेलेक्ट को, मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। नोबडी, इम्पॉसिबल। अगर मैं उसको परमिशन ना दूं तो क्या एक्चुअल में कुछ हो रही हो, लेकिन जो मान लेते वो बन जाते। सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है सर। एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल लेके आ सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया उंगली माल ने, 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। राजा बिंबिसार से उसका वैर था। राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया, उंगली माल डाकू उसका नाम बाद में पड़ा है ना। उसने प्रतिज्ञा की मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। 999 को उसने मार दिया, और 999 को मार दिया। जिस पहाड़ी पे रहता था, गांव वालों ने उस पहाड़ी पे जाने का रास्ता बंद कर दिया कि कोई जाए नहीं। वहां बोर्ड लगाए गए कि यहां पर जाना निषेध है, यहां पर उंगली माल रहता है। ये 999 लोगों को मार चुका है। राजा खुद कांपता था वहां जाते वक्त, राजा खुद वहां जाते वक्त कांपता था। वो रास्ता बंद कर दिया गया। मैंने पढ़ा है कि उसकी मां कभी कभी उंगली मार से मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने 999 को मार दिया तो मां ने भी जाना बंद कर दिया कि क्या पता ये मुझे ही मार दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। मां ने भी जाना बंद कर दिया। वहां से सब कांपते थे, पूरा का पूरा गांव उंगली मार के नाम से कांपता था। 1000 लोगों को मारने का प्रण उंगली मार ने लिया। और फिर एक घटना घटी, महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य उसी रास्ते पर चले। शिष्य ने बोला, तथागत यहां जाना ठीक नहीं है,
यहां उंगली मार रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया, 999 मार चुका है। आपका यहां जाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध का जवाब सुनिएगा, मजा आएगा। बुद्ध ने कहा, अगर तू मुझे नहीं बताता तो संभवतः मैं यहां से न जाता, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया है तो मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूं, उसको मेरी जरूरत है। वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। मैं तो जाऊंगा, तू चाहे तो लौट जा। और बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। उंगली मार ने दूर से आते हुए बुद्ध को देखा। कहानी सुनिए बड़ी ध्यान से, आपकी जिंदगी में काम आएगी। बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़े, उंगली मार ने आते हुए बुद्ध को देखा, और दूर से जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया। आज 1000वां वध करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उंगलियों की माला अपने गले में लटकाता था उंगली मार। और जैसे ही बुद्ध नजदीक आए, क्या तेज, क्या चाल, क्या मस्ती देख के उसके हाथ कांपे। उंगली मार ने बोला, सन्यासी तू रुक जा, हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तू मेरा 1000वां शिकार है, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय है, लेकिन तू रुक, तू आगे मत बढ़, क्योंकि उसका तेज उंगली माल सहन नहीं कर सका। बुद्ध ने बोला, डरता क्यों है, किससे डरता है? उसने बोला, सारी बातें ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने बोला, तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूं, देखते हैं कौन किसका वध करता है, मार दे। उंगली मार बोला, सन्यासी तू रुक। बुद्ध बोला, मैं तो 50 साल पहले रुक गया, अब तू रुक जा। मैं 50 साल पहले रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि उंगली मार के दिल में, हृदय में महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ा होगा कि मैं मारूं या इसको ना मारूं, क्योंकि वो तेज देख के वो पागल हो गया। और इतनी बात करते करते बुद्ध उंगली मार के बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। उंगली मार ने बोला, तेरे को मार दूंगा, तू लौट जा। उसने बोला, तुझे लौटाने आया, मार दे। तो तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? उसने बोला, डर किस चीज का? मार दे, लेकिन एक शर्त है। तो उंगली मार खड़ग रखता था अपने हाथ में, खड़ग। उसने बोला, मार दूंगा, शर्त क्या है? उसने बोला, एक पेड़ के ऊपर टहनी है, इसको काट दे पहले। तो उंगली मार ने वो खड़ग उठाई और खटाक से टहनी के 2 टुकड़े कर दिए। टहनी कट गई। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है, इस अवस्था में भी बात मान रहा है, इसके परिवर्तित होने की संभावनाएं पूरी हैं। अब जब टहनी कट गई, उसने बोला, अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे। उंगली मार बोला, तू सन्यासी पागल लगता है क्या? जो कट गया वो जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोले, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूं, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तूने 999 को काट दिया, एक को जोड़ के बता। आंसुओं से भर गया, गले में उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। बुद्ध पलट गए, उससे बात नहीं की और पलटे। उनको पता था कि मेरे पीछे आए, और उंगली माल बुद्ध के पीछे 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 बुद्धम शरणम गच्छा करता हुआ बुद्ध के पीछे। विचार बदल गया दोस्तों, विचार बदल गया, और उंगली माल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सर, एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बुद्ध गांव में आए और सन्यास दिया उंगली माल को। किताब कहती है कि उंगली माल सन्यासी हो गया। राजा को पता चला, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि फाइनली टेंशन दूर हो। मैं जब देखता हूं ना लोगों को मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में, कहीं पर भी, पता है लोग क्या मांग रहे हैं? कि हे भगवान, हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमारा अच्छा टाइम चलता रहे, बुरा टाइम कभी ना आए। यही चीजें मांगते हैं हम। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं, उसकी जड़ ही यही है कि हम मुश्किलें नहीं चाहते, हम उन मुश्किलों को फेस नहीं कर रहे, हम उन मुश्किलों से डर रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम मांग रहे हैं कि हमारा टाइम अच्छा चलता रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, किसी की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो, लक्ष्मी भी आती रहे, जाए नहीं। यही सब चीजें हो रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्या ये पॉसिबल है? पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में मुझे एक भी इंसान ऐसा दिखा दो जिसकी जिंदगी में सुख तो आए हों लेकिन दुख ना आया, जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आए,
जिसका टाइम हमेशा अच्छा ही चला हो, जिसका टाइम कभी खराब ना आया, जो पैदा तो हुआ हो लेकिन कभी मरा ना हो, या उसके घर में कोई ना मरा हो। है कोई एक भी ऐसा इंसान? तो ये क्या है? ये थिंकिंग रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप भगवान के सामने जाकर के मांग रहे हो, हे भगवान मुझे दिन अच्छा लगता है, रात ना हो। दिन तो रहे लेकिन रात ना रहे, सुख तो हो दुख ना हो, ये मांग रहे। पॉसिबल है? अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है। तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह कर। नो पेन नो गेन। और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्युटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए। जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता है। एक पूरा जाल है, इस जाल को काटना है किसी तरीके से, इस जाल में से निकलना है। एक भूल भुलैया है ये। आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है। और जो अच्छा नहीं है, मजा सब उसी में है। दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलेंगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है। ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है? कुछ करना है। The more you do it, the more you will get energy to make the impossible possible. कौन रोक रहा है आपको खुल करके आगे आने से? कौन रोक रहा है? कोई नहीं, आप खुद। आपके खुद के अंदर का ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो अगर इस जाल को काटना है, इससे बाहर निकलना है, तो उसका क्या रास्ता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप करना चाहोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं उससे क्या मांगता हूं, तो वैसे तो कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगना पड़ जाए आप लोग के कहने में, तो ये मांगू, तो मैं जा करके मंदिर में या कहीं पर भी गुरुद्वारे में जा करके उससे मांगूंगा कि हे भगवान, तूने मुझे जितना दर्द देना है दे। और पूरे दिल से मांगूंगा, दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने अंदर से, आत्मा से मांगूंगा कि तूने मुझे जितना दर्द देना है दे, जितने दुख देने हैं दे, जितनी मुश्किलें देनी है दे, लेकिन इसके साथ साथ में उस दर्द को सहने की ताकत दे कि मैं डर करके भागू नहीं, कहीं जा करके बिल में छुपू नहीं एक चूहे की तरह। हम क्या करते हैं जब हम अपने लिए सब कुछ अच्छा मांगते हैं? पता है हम क्या कर रहे हैं? रियलिटी को नहीं देख रहे। क्या कर सकते हो? अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, या डर करके बिल में छुप सकते हो। तो मैंने क्या चूज किया? स्ट्रांग बनाना है। दे दे जितना दर्द देना है, इस पूरी दुनिया का दर्द देना है, दे दे, साथ में शक्ति दे दियो, ताकत दे दियो उस दर्द को सहने की। सहूंगा ना, क्या दिक्कत है? तू है ना मेरे साथ। इसको विश्वास बोलते हैं।